सो अब बात करेंगे पार्ट 3 की बात करते हैं यार। पार्ट 3 ऑफ GS2 टेस्ट नंबर 3। ओके, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? आइडेंटिफाई द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब जो फेडरलिज्म है, अराइजिंग है ना, इश्यूज की बात करनी है, दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन टेरिटरीज, नॉट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, तो याद रखना फेडरलिज्म में यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट होता है। यहाँ पे हमको बात करनी है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड एग्जामिन द रोल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म इन मिटिगेटिंग सच इशूज। ठीक है, हमको बात करनी है इशूज की। इशूज ऑफ व्हाट? इशूज बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन टेरिटरीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इन दोनों के बीच में, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करना है। और हमको ये बताना है कि कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का क्या रोल है भाई टू एड्रेस सच इशूज। ओके, सो हमारा अप्रोच क्या होगा इस आंसर में? हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। recent dispute between the union government and दिल्ली गवर्नमेंट। बॉडी के अंदर क्या करेंगे भाई? बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन टेरिटरीज, है ना, इश्यूज की बात करेंगे। And issues arising out of what? Distribution of power between center and union territory। इसमें कौन कौन से इश्यूज होंगे भाई? मेनली हमारे पास लेजिस्लेटिव इश्यूज देखेंगे, हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इश्यूज की बात करेंगे, हम यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज की बात करेंगे, एंड लास्ट में हम बात करेंगे द रोल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। Role of what? Collaborative federalism to tackle such issues। लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय शोइंग अ वे फॉरवर्ड। मतलब कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज अ वे फॉरवर्ड। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वे फॉरवर्ड। सो स्टार्ट करते हैं भाई मेंशनिंग अबाउट द रिसेंट इवेंट जो हुआ था यहाँ पे भाई, है ना, जो रिसेंट इशू था ऑफ अथॉरिटी ओवर सिविल सर्विस इन दिल्ली अगेन ब्रॉट द इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन टेरिटरीज। जहाँ पे क्या हुआ भाई, जो सिविल सर्वेंट से कुछ मैटर्स पे उनको दिल्ली गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। ओके, सो रिसेंट इशू ऑफ अथॉरिटी ओवर सिविल सर्विसेज इन दिल्ली brought the issue of distribution of power between center and union territories। ओके, सो इसके बाद हम बात करेंगे कैसे दिल्ली के अंदर क्या था भाई, दैट इज दी, हम लोग बात करेंगे द इशूज अराइजिंग आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, हम आंसर पे आते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं। जो इश्यूज हैं वो क्या है? अगर हम इन दिल्ली केस की बात करें, मेनली तो यहाँ पे दिल्ली ही सबसे बड़ा मुद्दा रहता है ना। दिल्ली केस में क्या होता है भाई, हमेशा टसल देखने को मिलता है बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द दिल्ली सीएम। ओके, दिल्ली केस में हमारे पास क्या देखने को मिलता है? टसल्स देखने को मिलता है बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दिल्ली सीएम।
एंड ऑल्सो दिल्ली केस में जो कंट्रोल ओवर सर्विसेज है, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट हैज फंक्शनल कंट्रोल ओवर दी सिविल सर्विसेज बट द सेंटर हैड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर एन ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। सो इससे एक प्रॉब्लम आता है भाई गवर्नेंस के ऊपर, कंट्रोल ओवर सर्विसेज। The Delhi government had functional control and center had administrative control over over an officer who was appointed and transferred। ओके, सो जिससे क्या होता है भाई, इट कॉज अ गवर्नेंस प्रॉब्लम, इट कॉज गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, फंक्शनल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ओके, और भी दिक्कत है जैसे कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वहाँ पे, मतलब जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक दैट ऑफ फर्दर स्टेट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म गवर्नमेंट एंड हैड फर्दर एक्सपांशन ऑफ द यूनियन पावर would be a contradictory to the constitution यार। एंड ऑल्सो यहाँ पे डुअल कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक दिक्कत है बिकॉज ऑफ दी डुअल कंट्रोल यार। डुअल कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो सपोज एलजी है, सो यहाँ पे लिखते हैं भाई देखो हर बार उसको एलजी का अप्रूवल चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले एलजी का अप्रूवल चाहिए जो गवर्नमेंट दिल्ली की उसको। सो बाई, तो इससे क्या होता है यार, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं यार, हेल्पलेस में आता है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको। सो बाई डिमांडिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अप्रूवल बिफोर टेकिंग executive action, it effectively leaves the elected government helpless। एक और है भाई, फर्दर मोर जो आर्टिकल 239 ए है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये अथराइज करता है कि किसी भी डिसएग्रीमेंट के केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ होगा तो वो किसी मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। यहाँ पे आर्टिकल 239 ए authorizes the LG to refer a disagreement with the council ministers on any matter to the resident। ओके, तो ये सब दिक्कतें हैं और भी बहुत सारी दिक्कत लाइक द लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी जो है भाई, है ना, उतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली है कैन नॉट इनैक्ट लेजिस्लेशन ऑन 3 सब्जेक्ट सच एज स्टेट लिस्ट, मतलब जो स्टेट लिस्ट में है, जैसे कि हमारे पास पुलिस ऑर्डर, पुलिस पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सो एक लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी नहीं मिल रहा है ना।
ओके, पुडुचेरी केस में क्या है यार, पुडुचेरी के केस में यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं उनका एक दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको ज़्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमको ज़्यादा डायमेंशंस कवर करने हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। बट पता नहीं चाहिए 239 ए जो है ये इसकी बात करता है। एक यहाँ पे और पॉइंट लिख सकते हैं भाई कि जो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं है भाई दिल्ली की गवर्नमेंट के पास, बिकॉज जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, बिकॉज जो दिल्ली असेंबली है कैन नॉट, है ना, इनैक्ट legislations on 3 subjects from the state list, that is public order, police and land. Delhi legislative assembly cannot enact legislations on 3 subjects from the state list, that is public order, police and land. तो दिल्ली वाला केस हो गया। अगर हम बात करें इन केस ऑफ पुडुचेरी और पुडुचेरी का केस की बात करें, पुडुचेरी में कैसा है भाई, पुडुचेरी में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, यूनियन गवर्नमेंट होती है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट जो 1963 में आया था, उसमें 33 मेंबर्स हाउस ऑफ पुडुचेरी मतलब पुडुचेरी के अंदर थे, है ना, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करता था, नॉमिनेट करता 3 मेंबर को। एज अ रिजल्ट व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेटेड द 3 असेंबली मेंबर्स विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नमेंट, इट वाज चैलेंज इन द कोर्ट। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, है ना, 33 मेंबर्स होता था हाउस ऑफ पुडुचेरी में, उसमें 3 जो नॉमिनेट करते थे उसको कोई मतलब कहाँ से नॉमिनेट कर रहा है, कैसे नॉमिनेट कर रहा है, कोई नहीं पता ना भाई। नॉमिनेटेड मेंबर्स के ऊपर यहाँ पे क्या है, दिक्कत है। ओके, यहाँ पे देखें जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 3 असेंबली मेंबर without consulting the government under the Government of Union Territories Act of 1963। ये एक दिक्कत है। और क्या है भाई, जो पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, मतलब जो मद्रास हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि व्हेन इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज इन एग्जिस्टेंस, जो एलजी होगा, ही कुड नॉट इंटरफेयर विद द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। जिससे क्या होगा, मतलब एलजी कांस्टेंट इंटरवेंशन अमाउंटेड टू क्रिएटिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट, है ना। LG constant interventions amounted to creating a parallel government। ओके, फिर सबसे भाई अदर यूनियन टेरिटरीज में दिक्कत है, जैसे कि हमारे पास लक्षद्वीप में बात करें तो जो रीडेवलपमेंट प्लान है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है भाई, है ना। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इज फेलिंग टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी रेसिडेंट,
ऑल्सो लिमिटेड पावर दिया गया है यार, उतना ज़्यादा यूनियन टेरिटरी को पावर नहीं दिया गया है इन कंपेरिजन टू दी स्टेट्स। सो और भी दिक्कतें हैं। हमको अब बात करने की रोल जो कोलैबोरेटिव हमारे पास फेडरलिज्म में वो कैसे इस सब चीज़ को दिक्कत कर सकता है। दिक्कतों कैसे कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का क्या रोल रहेगा दूर करने में। सो द रोल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया था कि सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट टू परस्यू अ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है ना, मतलब जो सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट है टू पुट असाइड देयर डिफरेंसेस एंड एंगेज इन मैच्योर स्टेट्समैनशिप इन देयर रिलेशन। ओके, मतलब इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट है, दैट इज द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, वेर इंडिपेंडेंट, अपन इसमें काम कर सकते हैं। ओके, सो इन अ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म द यूनियन एंड states or union territories should express their willingness to achieve the common goal, and work together to achieve it. है ना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला था भाई। दी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नोटेड, ओके, एंड ऑल्सो इट रिकमेंडेड, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला that the continuous and seamless cooperation between the union and the state and the union territories is required. Recommended continuous and seamless cooperation between the union and the union territories or states. Also, in collaborative federalist framework, there should be a genuine effort to prevent conflict and not trespass each other's areas. एक दूसरे के दायरे पे नहीं घुसना है भाई। In a collaborative federalist framework, there should be a genuine effort to prevent conflict and not trespass on each other's areas. ऑल्सो थ्योरेटिकल पार्ट में कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, इज दी इम्प्लीमेंटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म। ये सब चीज़ें हैं भाई, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट thus both the center and the union territory need to imbibe the ethos of cooperative federalism. Okay, thus both the center and union territories need to
imbibe the ethos of cooperative फेडरलिज्म। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से था भाई? ये क्वेश्चन था हमारे पास पॉलिटी से, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से था भाई? कोर पॉलिटी से था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है, विदाउट फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी वी विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट, है ना। डू यू थिंक, डू यू एग्री? लिस्ट आउट वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट एम्बॉडी द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी, है ना। कौन कौन से प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि फ्रेटर्निटी को शो करते हैं। ऑल्सो डिस्कस चैलेंजेस टू रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी। में यहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात करनी है। शुरुआती स्टेज हमको ये बताना है कि फ्रेटर्निटी इक्वालिटी के बिना हमारे पास क्या है? हम कुछ नहीं है भाई। कोट्स ऑफ पेंट है, बिना मतलब के कवरिंग है बस रंग के, बाकी कुछ नहीं है। क्या आप एग्री करते हो? इसके बारे में हमको बताना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई। विदाउट फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी वी विल नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। डू यू एग्री? List out various provisions in the Constitution of India that embody the ideals of fraternity. Also discuss the challenges to realizing the ideals of fraternity in India today. So इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे by mentioning about the terms that is present in the preamble. उसके बाद बॉडी के अंदर हम बात करेंगे कैसे विदाउट फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी के हम सुपरफिशियल और इनफेक्टिव है यार, कि विदाउट फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी वी विल रिमेन सुपरफिशियल एंड इनफेक्टिव। ये पहला हो गया। ये दूसरा है, हमको बहुत सारे प्रोविजंस की बात करनी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, विच एम्बॉडी द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी। ओके, ऑल्सो हमको कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करना है, दैट इज डीलिंग विद द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, बिकॉज हमको चाहिए एक लिबरल डेमोक्रेसी, हमको चाहिए इक्विलिटेरियन डेमोक्रेसी जिसमें सबको समान अधिकार हो, तो उसके लिए फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी है भाई। सो द इम्पोर्टेंस of fraternity in an egalitarian and liberal democracy। इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी है ना, क्योंकि हमको ब्रीफ में बताना है जो प्रियम्बल में जो टर्म है फ्रेटर्निटी उसके बारे में, तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट फ्रेटर्निटी। सो फ्रेटर्निटी इज pivotal principle that is enshrined in the principle or that is enshrined in the preamble of India. Okay, fraternity, a vital principle, fraternity, a vital principle enshrined in the preamble of India. Preamble of India, it signifies what? It signifies unity. It signifies what? It signifies brotherhood. And और ये क्या बताता है? ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट को भी शो करता है यार। ओके,
एंड सब चीज़ें हैं। ओके, इस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट बॉडी में हमको बात करनी है कि जो फैटर्निटी है कैसे इंडिस्पेंसिबल पार्ट है फॉर इफेक्टिव नेस ऑफ क्वालिटी एंड लिबर्टी कि बिकॉज इसके बिना क्या है, एक तरह से हम सुपरफिशियल ही रह पाएंगे, कुछ अच्छा होगा नहीं। जो कि क्वेश्चन के पहले पार्ट ने बोला है, हम ना कोट्स ऑफ पेंट ही रह पाएंगे, कोट्स ऑफ पेंट ही रह पाएंगे। सो fraternity for effectiveness of equality and fraternity for effectiveness of equality and liberty, because without fraternity equality became meaningless and people face discrimination, prejudice and social barrier in society. So it is indispensable for the effectiveness of equality, it is indispensable for the effectiveness of equality and liberty. Okay, without fraternity equality becomes meaningless, people face discrimination, prejudice and social barriers in society. एंड लिबर्टी, देखो भाई, लिबर्टी क्या अलो करता है? लिबर्टी अलो पीपल टू मेक देयर ओन डिसीजन। ओके, लेकिन अगर फेटर्निटी नहीं रहा है ना, लिबर्टी कैन मेक पीपल सेल्फ सेंट्रिक, खुद के लिए ज़्यादा सोचेंगे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। ओके, सो लिबर्टी allows people to make their own decision. However, without fraternity, liberty can make people self-centric, and it resulting in conflicts and exploitation. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट अपहोल्ड्स द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी। कैसे अपहोल्ड करता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? थ्रू सेवरल प्रोविजंस जो इसके अंदर मेंशन्ड है, खास करके जो प्रियम्बल के अंदर जो फ्रेटर्निटी वाला ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 51A के अंदर आते हैं, आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे बात की गई है कि हमारा ये ड्यूटी बनता है टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ अ कॉमन ब्रदरहुड। ओके, तो वही वाला पार्ट हो गया हमारे पास, है ना। प्रोविजंस से हमने देख लिया कि क्या क्या है ना, विदाउट फ्रेटर्निटी क्या है, सुपरफिशियल रहेगा, इनफेक्टिव रहेगा, क्या जो इक्वालिटी और लिबर्टी है। अब हम बात करें प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी, दैट शोज द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी। ओके, who upholds
पहला है द प्रियम्बल mentions fraternity as one of its objectives. दूसरा, the fundamental duties in Article 51A, it includes the duty to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all people of India. ओके ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन्ड है भाई। सो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट हमारे पास चैलेंजेस भी हैं, है ना, चैलेंजेस टू रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी। आज के ज़माने में जो फ्रेटर्निटी को मेंटेन रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज है यार। चैलेंजेस टू रियलाइजिंग the ideals of fraternity। पहला तो सोसाइटल एंड कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो हैं भाई, है ना, बिकॉज इंडिया के अंदर डाइवर्स सोसाइटी है ना, तो इससे क्या होता है हमारे पास may lead to misunderstanding, conflict and social barriers। social and cultural differences, okay। India's diverse society can lead to misunderstanding, conflicts and social barriers। तो एक तरह से ये चैलेंज है भाई। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है दैट ब्रीड्स रिसेंटमेंट, डिस्ट्रस्ट एंड ऑल्सो हिंडर कोऑपरेशन, है ना, अंडरमाइन करता है फ्रेटर्निटी को। फॉर एग्जांपल जो डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग, जैसे कि जो रिसोर्स शेयरिंग है, जैसे कि कावेरी, है ना, उसके अंदर आज भी कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ते रहते हैं भाई। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ऐसे लिखते हैं economic disparities breeds resentments and distrust। एग्जाम्पल के तौर पे dispute over resource sharing such as Kaveri River water sharing between Karnataka and Tamil Nadu। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से चैलेंजेस है फ्रेटर्निटी को। ऑल्सो द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैरिटी एंड एथिकल वैल्यूज हिंडर फ्रेटर्निटी। फॉर एग्जांपल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ओके, द एब्सेंस ऑफ constitutional morality and moral and ethical values it hinders fraternity। एग्जाम्पल के तौर पे
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड लेबर, एक्सेट्रा। और क्या चैलेंजेस हैं भाई? बहुत सारे और भी चैलेंजेस, जैसे कि कास्टिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो गया, ठीक है। बट ये चैलेंजेस तो हैं कि हम अचीव कैसे कर सकते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं जिससे हम क्या कर पाएँ, है ना, हमारे पास इन जो तकलीफों को दूर कर पाएँ। सो टू ऐसे लिखते हैं, मेजर्स टू अचीव मेजर्स टू अचीव फ्रेटर्निटी, हम कर सकते हैं। जो इंटरफेथ डायलॉग है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा भाई, भाईचारा बढ़ेगा। ओके, और क्या कर सकते हैं हम, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं पीपल्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, एजुकेटिंग पीपल्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। एग्जाम्पल के तौर पे जो भारत श्रेष्ठ भारत है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मूवमेंट था, इट एम्स टू एनहांस द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नॉट सशस्त्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और क्या कर सकते हैं भाई, हम इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल को फैसिलिटेट कर सकते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स। इंटर स्टेट काउंसिल्स एंड जोनल काउंसिल्स फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन among different states, fostering a sense of unity। ऑल्सो हमारे पास नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी है भाई, दैट वर्क्स फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग, है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज। The National Foundation for Communal Harmony NFCH, it works towards resolving conflicts। ओके, सो ये सब हमारे पास मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं टू एड्रेस द चैलेंजेस जो कि हमने ऊपर में देखा। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इट इज़ क्रूशियल इन एन इगैलिटेरियन एंड लिबरल डेमोक्रेसी एज इट्स प्रोवाइड, मतलब फ्रेटर्निटी इज क्रूशियल इन एन इगैलिटेरियन एंड लिबरल डेमोक्रेसी एज इट्स प्रोवाइड द मॉरल एंड सोशल फाउंडेशन फॉर इक्वालिटी एंड लिबर्टी। फ्रेटर्निटी इज क्रूशियल इन एंड इगैलिटेरियन, जहाँ पे सबको बराबर अधिकार मिलते हैं, इगैलिटेरियन एंड लिबरल डेमोक्रेसी एज इट्स प्रोवाइड्स द moral and social foundation for equality and liberty। ओके, सो ये था क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12? विदाउट फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी वी
बी नो डीपर देन अ कोट ऑफ पेंट, एक बस परत होगा है ना रंगों का, पेंट्स जो होते हैं ना कपड़े में डालते हैं वो सब। डू यू एग्री विद दिस? यस, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, बिना इसके कोई फायदा ही नहीं है देश में कॉन्स्टिट्यूशन रखने का। एंड लिस्ट आउट वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम्बॉडी द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी। हमने देखा कि कैसे प्रियम्बल के अंदर ये मेंशन है एज एन ऑब्जेक्टिव, कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 51 है, आर्टिकल 51 के अंदर मेंशन है कि हमको हमारे पास ब्रदरहुड मेंटेन रखना है, यूनिटी मेंटेन रखना है। उसके बाद हमको बताना है ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस टू रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी। हमने देखा चैलेंजेस क्या क्या थे भाई, जो सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस थे उसकी वजह से कभी कभी कन्फ्लिक्ट होता था है ना, अटैक्स ऑन इंसिडेंट्स ऑफ अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज एंड ऑल्सो कुछ यूज ऑफ सर्टेन लैंग्वेज है ना अपोजिशन के अगेंस्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो एक तरह से रिसेंटमेंट लाता है, कोऑपरेशन को हिंडर करता है। एग्जांपल के तौर पे जो हमने बताया दी डिस्प्यूट ओवर द रिसोर्स शेयरिंग, जो कावेरी वाला इशू है, हमेशा लड़ते रहते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु वाले। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्रेटर्निटी आज हिंडर हो रहा है। ऑल्सो कुछ जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी अफेक्ट नहीं हो पाता, एब्सेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जैसे कि अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी एब्सेंट है, मतलब एथिकल वैल्यूज़ की कमी है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रेटर्निटी बहुत कम, मतलब बहुत एक तरह से हिंडर हो रही है, रुकावट बन रहा है फ्रेटर्निटी भाईचारा पे। बिकॉज हम देखते हैं बार बार वायलेशन अगेंस्ट दी वुमेन एंड ऑल्सो चाइल्ड लेबर जो है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या हो रहा है, हमारे पास हिंडर हो रहा है भाई बिटवीन कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में तालमेल। ऑल्सो कास्टिज्म एक चैलेंज है यार, कम्युनलिज्म एक चैलेंज है, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होता है कि हम हमारे धर्म से नहीं हटेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, वो वाला जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट ला रहा है भाईचारा मेंटेन करने में। सो हमने बताया कि कैसे हम इस दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं, मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, हम इंटरफेथ डायलॉग ला सकते हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे डाइवर्सिटी। एग्जांपल दिया भाई कैसे हमने सेलिब्रेट किया था डाइवर्सिटी को बाई एक भारत श्रेष्ठ भारत के है ना इनिशिएटिव से। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास इंटर स्टेट काउंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जोनल काउंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हम कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करें। ऑल्सो हमारे पास बहुत सारे कमिटीज़ हैं, जैसे कि नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, एक अपने पास ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में उसको क्या करता है, रिजॉल्व करता है। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग अबाउट कि कैसे इगैलिटेरियन या लिबरल डेमोक्रेसी में फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है, बिकॉज फ्रेटर्निटी जो है एक तरह से मॉरल एंड सोशल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एग्जामिन द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन। हमको बात करनी है अबाउट द इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमको जो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है, सॉरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ व्हाट, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन है ना ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ऑल्सो propose comprehensive strategy to address the challenges fostering sustainable democratic decentralization। जो sustainable democratic decentralization में जो challenges हैं उसको address कैसे करें, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन भाई। खास जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज 2 बार पढ़े बिना का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये समझ आता ही नहीं है। सो एग्जामिन द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन ऑन कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ऑल्सो सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो बोल रहा है प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस दी चैलेंजेस एंड फोस्टर सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉलिटिक कोर पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो अप्रोच होगा, अप्रोच कैसा होगा भाई, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, वी विल डिफाइन द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। असलियत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, कि उसकी बात करेंगे। बॉडी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, हम पहले तो बात करेंगे अबाउट द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इफेक्ट्स ऑफ इंटर गवर्नमेंटल competitions on democratic decentralization। दूसरा, हमको स्ट्रेटेजीज के बारे में बताना है टू एड्रेस द चैलेंजेस। चैलेंजेस के बारे में मतलब ये जो इफेक्ट्स है, एक तरह से ये चैलेंजेस ही है ना भाई, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो गए, मतलब कितने चैलेंजेस ही हैं हमारे लिए। अब इन चैलेंजेस को कैसे हम मिटिगेट करें, कैसे हम एड्रेस करें, उसके लिए हमको स्ट्रेटेजीज बताने हैं।
एक तरह से ये कुछ नहीं है, बस ये चैलेंजेस ही तो है, अलग दूसरे शब्दों में बोले तो। सो सेकंड पार्ट में हमको बताना है अबाउट दी स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दी चैलेंजेस। तीसरे पार्ट में मतलब हम आंसर बॉडी के हम बताएंगे कि कैसे कौन से सॉल्यूशंस हम ले सकते हैं फॉर सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं फॉर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, लॉन्ग टर्म के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अच्छे से चलाते रहने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बारे में हमको बताना है यार। एंड लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है इट विल लेड टू द आइडिया ऑफ विलेज रिपब्लिक ऑफ महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी का जो सपना था, जो आइडिया था कि हमको क्या करना है भाई, विलेज रिपब्लिक बनाना है, कंट्री को रिपब्लिक नहीं बनाना है। रिपब्लिक का मतलब जो अपने डिसीजन किसी और के प्रभाव में आए बिना ले पाए, तो हमको ऐसे विलेज बनाने हैं जो कि अपने डिसीजन खुद ले पाए। सो हम महात्मा गांधी के जो आइडिया है, आइडिया ऑफ व्हाट विलेज रिपब्लिक को पूरा कर पाएंगे अगर हमने अच्छे से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया तो। ओके, सो ये हमारा अप्रोच हो गया भाई। स्टार्ट करते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन तो 90% लोग सेम लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था वो कहाँ से आया, है ना, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से आया। कैसे आया भाई, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से आया। with the 73rd and 74 amendments to the Constitution, India embarked on the process of democratic decentralization, है ना, जिसमें क्या होता है, which involves developing the function and resource of the state from the center। एक छोटा सा हमारे पास बस कौन कौन से अमेंडमेंट से आए इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ हमको मेन बात करनी है कि कौन कौन से डेट्रीमेंटल इफेक्ट है जो इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन है उसका, किसके ऊपर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। detrimental effects of intergovernmental competition on the core principles of democratic decentralization। सबसे पहले तो हमारे पास जब इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन होता है तो जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उसकी कमी हो जाती है, बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसेस, है ना, एज दे आर अनेबल टू जनरेट देयर ओन रिवेन्यू। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ते रहेंगे तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे कौन ध्यान देगा। पहला जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। because state government do not implement finance
कमीशन रिकमेंडेशंस। और क्या क्या इफेक्ट है भाई, इल इफेक्ट जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल देखने को मिलता है भाई, है ना। एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल मतलब जो स्टेट है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो पंचायती राज जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे लेजिस्लेटिव मैटर्स के ऊपर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर, उनके जुडिशियल मैटर्स के ऊपर, उनके फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखता है। रादर देन दे फंक्शन एक्ट सेल्फ गवर्नेंस, ये उनके प्रभाव में काम करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल। ओके, सो जो एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल है वो भी एक तरह से एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट है यार, किसका, इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन का। मतलब एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल का मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो स्टेट है वो हर चीज़ में कंट्रोल कर ले रहा है सब चीज़ों को, है ना। जो स्टेट है इट कंट्रोल्स ओवर द लेजिस्लेटिव, कंट्रोल्स ओवर द लेजिस्लेटिव, controls over the administrative and controls over the judicial and financial, है ना, यूनिट्स हैं, है ना। it keeps the finance, it keeps the urban municipal government quite subservient, मतलब एक तरह से डिपेंडेंट रखते हैं। ओके, इट फाइनेंशियल कीप्स अर्बन म्युनिसिपल गवर्नमेंट क्वाइट सबसर्विएंट और डिपेंडेंट यूनिट। ओके, और क्या है भाई, और क्या क्या चीज़ें हैं हमको बात करने बोले, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन, क्या क्या और इफेक्ट है भाई, खराब इफेक्ट है किसके ऊपर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, है ना। इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यार उतने ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होता अथॉरिटी का, बिकॉज द स्टेट आर इलेक्टेड टू ट्रांसफर एसेंशियल गवर्नेंस फंक्शन लाइक एजुकेशन जो है वो पंचायती राज के ऊपर देना नहीं चाहते, वो हेल्थ जो है उसके ऊपर देना नहीं चाहते, सैनिटेशन उसके ऊपर देना नहीं चाहते, वाटर्स उसके ऊपर देना नहीं चाहते। तो दिस आर एसेंशियल गवर्नेंस फंक्शन जो कि वो नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास गलत प्रभाव पड़ रहा है। दिस आर चैलेंजेस ऑफ द intergovernmental competition on the democratic principles. Inadequate devolution of authority. The states are reluctant to transfer essential governance functions like education, health, sanitation and water to पंचायत। और क्या इफेक्ट है भाई, जो इरेगुलर इलेक्शंस है, मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो इलेक्शन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, बट जो स्टेट कंडक्ट करता है लोकल बॉडी का इलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंड है, बिकॉज ग्रांट ओनली फॉर ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल बॉडीज, है ना। जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है ना वो ग्रांट उसी स्टेट को देती है जहाँ पे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो रेगुलरली होते हैं, तो बस उसी के लिए ये लगा इसको इलेक्शन कराती है, वरना मेनली तो हर जगह क्या होते हैं, इरेगुलर इलेक्शंस देखने को मिलता है यार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ओके, ये भी एक तरह से हमारे पास डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। इलेक्शंस इन
पंचायती institutions are irregular. ओके सो ये सब हमारे पास दिक्कतें हो गई भाई। इन दिक्कतों को दूर कैसे किया जाए, है ना, इन दिक्कतों को दूर कैसे किया जाए, है ना। ऑल्सो जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना, जो कि मैंडेट करता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब स्टेट फाइनेंस कमीशन ये बनाएंगे नहीं तो रिसोर्स बताएगा कौन, रिसोर्स कितना एलोकेट करना ये बताएगा कौन। तो ये सब हमारे पास चैलेंजेस हैं, बट ये चैलेंजेस को हम मिटिगेट कर सकते हैं बाय स्ट्रेटजीज, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज को हम अपना सकते हैं फॉर सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। comprehensive strategies to comprehensive strategies to foster सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हम क्या कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करेंगे, बिकॉज वी शुड मस्ट एम्पावर द स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना, एंड द रिपोर्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन फुल स्पिरिट। जिससे क्या आएगा भाई, फिस्कल फेडरलिज्म आएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन मस्ट बी empowered and their reports must be implemented in full स्पिरिट। एम्पावरमेंट की जरूरत है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, यानी उसके जो रिपोर्ट्स है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। एंड स्टेट शुड अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी मैपिंग, वेरिन जहाँ पे ईच स्टेट जो होगा उसको क्लियरली ये बताना पड़ेगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका रोल क्या है। सो स्टेट शुड अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी मैपिंग, जिससे उनको समझ आए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हो रही है और क्या क्या कर सकते हैं फॉर दी सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। वी नीड टू टेक अ बॉटम अप अप्रोच, और बॉटम अप प्लानिंग करना है स्पेशली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, बेस्ड ऑन द ग्रास रूट इनपुट फ्रॉम द ग्राम सभा। देयर इज a need for bottom up planning, ओके, जिससे हम क्या कर पाएँ सस्टेनेबली जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको सस्टेनेबली हम क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। तो हमको क्या करना है भाई, हमको एक बॉटम अप प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लानिंग कहाँ से करेंगे भाई, प्लानिंग तो करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन जो इनपुट्स होंगे वो कहाँ से होंगे, फ्रॉम द ग्रास रूट्स, और ग्रास रूट्स पे कौन है यहाँ पे, ग्राम सभा। सो स्पेशली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बेस्ड ऑन ग्रास रूट इनपुट्स फ्रॉम ग्राम सभा, ओके। और क्या कर सकते हैं भाई, हमको फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है किसको, स्टेट को, जिससे क्या होगा, हम स्टेट को एनकरेज करेंगे फॉर दी इफेक्टिव डिवोल्यूशन टू दी पंचायत, है ना। उनका जो फंड्स है, उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो फंक्शनरीज हैं, वो तभी उसको क्या कर पाएंगे, यहाँ पे डिवोल्यू कर पाएंगे, दे पाएंगे। सो हमको क्या करना है, इंसेंटिवाइज करना है भाई, नीड टू फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज, मतलब हम स्टेट को ही पैसा देंगे कि भाई आप पंचायत को पैसा दो। So need to incentivize states, need to financially incentivize states to encourage what, to encourage
effective devolution to the panchayats in function, finance and functionaries. ओके और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको, जिससे क्या होगा एक प्रकार से एक्सपर्टीज डेवलप होगा, और जब एक्सपर्टीज डेवलप होगा दैट कैन कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, है ना। मोर प्लानिंग होगा, एक अच्छे प्रकार से जो प्लानिंग हो पाएगा और वो अच्छे प्रकार से यहाँ पे क्या हो पाएंगे यार, है ना, इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। सो ये भी कर सकते हैं। For fostering sustainable democratic decentralization, we can train the local representatives. So training should be provided to local representatives. Training should be provided to local representatives to develop expertise so that they contribute more to planning and implementation of policies and programs, so that they contribute more to the planning and implementation of policies and programs. Okay, लास्ट में कंक्लूड करेंगे by mentioning that now there are millions of elected representatives giving voice to Indians at the grassroots level, and these representatives need clear mandate for local functions and the ability to raise their own revenue to foster a better local governance. Okay, so now मतलब पंचायत के लेवल पे बहुत सारे सरपंच हैं. सो नाउ देयर आर now that there are millions of elected representatives giving voice to Indians at the से लिखते हैं, बड़ा नहीं छोटा सा करके लिखते हैं कंक्लूजन को, है ना, छोटा सा लिखते हैं. Thus the representative at grassroots need clear mandates for local functions and the ability to raise their own revenue. जब वो खुद की रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो क्या होगा, that will foster a better local governance. To foster better local governance, ओके. सो ये क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 13 था. ये क्वेश्चन था एग्जामिन द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. मतलब एक तरीके से हमसे पूछा गया है व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना. तो हमने चैलेंजेस बताया कि फंड का चैलेंज है, फंक्शनरीज का चैलेंज है, एंड हमारे पास फंक्शन का चैलेंज है. ये मेन चीज़ देखा हमने, है ना. हमने बताया कि भाई इरेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, एक्सेसिव स्टेट का कंट्रोल है, इनएडुकेट डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी है, ये सब क्या चैलेंजेस हैं. नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो पूछा था कि हमको प्रपोज करना था कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड फोस्टर सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब ये चैलेंजेस को मेजर्स, मतलब चैलेंजेस को दूर कैसे करो, है ना, उसके लिए हमको एड्रेस करना था. हाउ टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, सॉल्यूशंस देने थे. तो हमने सॉल्यूशंस दिए भाई. हमको क्या करना है, फिजिकल फेडरलिज्म पे फोकस करना है, एक्टिविटी मैपिंग करना है, एक
बॉटम अप्रोच पे फोकस करना है, फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करेंगे स्टेट को, और लास्ट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिससे वो होगा आसानी से इंप्लीमेंट हो जाएंगे और प्लानिंग अच्छे से हो पाएगा जो पॉलिसीज है उसका। लास्ट में कंक्लूड किया कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे देश में, मिलियंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हमको क्लियर मैंडेट देने पड़ेंगे कि आपको फंक्शन करना है, आपको अच्छे से काम करना है, आपको यहाँ पे एबिलिटी आपको जनरेट करनी है, आपको अच्छे कि आप रिवेन्यू जनरेट कर पाओ, तभी तो क्या होगा, बेटर लोकल गवर्नेंस हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रिटिकली एनालाइज हाउ नीति आयोग शुड वर्क टू इम्प्रूव अलाइनमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज अ पार्ट ऑफ टीम इंडिया। तो हमको बात करनी है कि कैसे नीति आयोग क्या करेगा, है ना, अलाइनमेंट को बढ़ाएगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एंड सेकंड हमको बात करना है, ऑल्सो क्वेश्चन बोल रहा है ऑल्सो डिस्कस द रैशनल फॉर क्रिएटिंग नीति आयोग लाइक बॉडीज, है ना, नीति आयोग बनाया क्यों गया, इसके बारे में पहला बात करेंगे कैसे नीति आयोग जो है वो अलाइनमेंट को सेंटर एंड स्टेट के बीच के उसको बढ़ाता है। एंड सेकंड इसको बनाया क्यों गया है, किस तर्क पे इसको बनाया गया है, ये भी हमको बताना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई, क्रिटिकली एनालाइज हाउ नीति आयोग शुड वर्क टू इम्प्रूव अलाइनमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज अ पार्ट ऑफ टीम इंडिया। Also discuss the rationale for creating Niti Aayog like bodies in the state. Approach, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, ब्रीफली ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस के बारे में बता सके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन ऑफ नीति आयोग के बारे में हम बता के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी में बात करेंगे हाउ नीति आयोग मस्ट वर्क टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके एग्जांपल्स भी देंगे भाई, हाउ नीति आयोग मस्ट वर्क टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरा हमको बताना है कि रैशनल क्या था, जो तर्क क्या था, रैशनल फॉर क्रिएटिंग, रैशनल ऑफ क्रिएटिंग नीति आयोग लाइक बॉडीज, रैशनल ऑफ क्रिएटिंग नीति आयोग लाइक बॉडीज। लास्ट में हम कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है भाई नीति आयोग का, इम्पोर्टेंस क्या है नीति आयोग जैसी बॉडीज का, इम्पोर्टेंस ऑफ नीति आयोग। तो ये हमारा अप्रोच हो गया। सो स्टार्ट करते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट कि नीति आयोग है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फंक्शन कैसे करता है। सो नीति आयोग has been instrumental in promoting competitive and cooperative federalism since its inception। जब से बना है, इट प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके एंड ऑल्सो ओके। अब बॉडी में हमको बात करना है कि कैसे जो नीति आयोग था एज अ टीम इंडिया टू इम्प्रूव अलाइनमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कैसे ये काम किया भाई, है ना, जो स्टेट एंड सेंटर के बीच में अलाइनमेंट को इम्प्रूव किया था एज अ पार्ट ऑफ टीम इंडिया। नीति आयोग एज टीम इंडिया टू एज नीति आयोग टीम इंडिया टू इम्प्रूव
alignment between the center and states. ओके पहले तो जो नीति आयोग है इट इंश्योर्स व्हाट, इट इंश्योर्स प्रोडक्टिविटी, है ना। इट ये क्या करता है, इट इंश्योर्स प्रोडक्टिविटी, एंगेजमेंट एंड डायलॉग विद द स्टेट्स, है ना। जिससे क्या होगा, सेंट्रल स्टेट आपस में डायलॉग करेंगे तो डेवलप अ ग्रोथ रोड मैप, है ना। इसमें नीति आयोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, इन एंश्योरिंग प्रोडक्टिव engagement and dialogue with the states to develop a growth roadmap. Okay. Also, और क्या करता है नीति आयोग, इट इम्प्रूव्स द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड इट प्रोवाइड्स एडुकेट फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्रूविंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, एडुकेट फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे क्या होगा, एक ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक कोहिजन आएगा यार विद इन द कंट्री। ओके, टू अचीव ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक कोहिजन within the country। ओके, और क्या करता है भाई, इट हेल्प इन डेवलपिंग सेवरल सोशल सेक्टर इंडाइसेस एंड डैशबोर्ड, जिससे क्या कर पाएंगे, हम इफेक्टिवली ट्रैक कर पाएंगे और मॉनिटर कर पाएंगे आउटकम्स ऑफ इंसेंटिव्स, है ना। जो नीति आयोग है इट डेवलप ना, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कैसे ये इम्प्रूव करता है अलाइनमेंट को, बिकॉज इट हेल्प इन डेवलपिंग several social sector indices and dashboard for effectively track and monitor, for effectively tracking and monitoring outcomes to achieve better social outcomes। ओके, और क्या करता है नीति आयोग, इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, ठीक है, इंटरमीडियरी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू इंश्योर व्हाट, क्रॉस शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना। नीति आयोग मस्ट एक्ट एज एन intermediary between the center and states to ensure cross sharing of
बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव। ओके, एंड ऑल्सो बहुत सारे और भी काम करता है कि इट कम अप विथ रिफॉर्म्स, जैसे कि जो चाइना क्रिएटेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो चाइना ने क्रिएट किया था टू पुश मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, उससे ये लर्न करता है भाई, है ना। जो नेबरिंग कंट्रीज़ के जो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स रहते हैं उससे लर्न करता है एंड उसे सीखता है। एंड ऑल्सो इट वर्क्स टूवर्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। Okay, it should नीति आयोग should come up with new reforms and fiscal decentralization। ओके, तो ये सब हमारे पास चीज़ें हैं जो कि नीति आयोग काम कर सकता है फॉर इम्प्रूविंग द अलाइनमेंट ऑफ सेंटर इन द स्टेट एज अ पार्ट ऑफ व्हाट टीम इंडिया। एंड कुछ राशनल्स भी हमको बताना है भाई। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये पूछता है कि भाई नीति आयोग या फिर नीति आयोग जैसे बॉडीज बनाने का तर्क क्या था, राशनल फॉर क्रिएटिंग नीति आयोग लाइक बॉडीज इन द स्टेट। मतलब सेंटर के नहीं, स्टेट में उसके बनाएंगे, उससे बॉडी जैसे सेंटर में नीति आयोग लाइक बॉडीज वैसे स्टेट में बनाएंगे, उसका तर्क क्या है, कारण क्या है, क्यों बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। सो द rationale for creating नीति आयोग like bodies in states। ओके, पहला टू प्रमोट अ फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन स्टेट, है ना। बिकॉज हमको एम है भाई टू बिकम अ नेशन बाय 2000, डेवलप्ड नेशन बनना है बाय 2024 का। अगर हमको डेवलप्ड नेशन बनना है 2024 तक, हमको स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो टू प्रमोट फास्टर एंड मोर inclusive economic growth in states in line with the aim of becoming developed nation by 2047। ओके, एंड ऑल्सो रैशनल ये है कि हमको एम्फसाइज करना है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है इन एनहांसिंग एज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लैंड रिफॉर्म्स। ओके, emphasize on the state government, emphasize the importance of state government in enhancing ease of doing business, land reforms, infrastructure development, जो क्रेडिट फ्लो इनफ्लो है या फिर अर्बनाइजेशन है, ये सब चीज़ एम्फेसाइज करना है। इसीलिए हमको नीति आयोग लाइक बॉडीज बनाना बहुत ज़रूरी है एट द स्टेट लेवल। एम्फेसाइज, क्योंकि ये सब बॉडी जब बनेंगे स्टेट लेवल पे तो ये स्टेट लेवल क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट का उस पर एम्फेसाइज करेंगी।
क्या के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंस है इन एनहांसिंग ease of doing business, land reforms, infrastructure development and urbanization. Okay, and also डिफंक्ट जो प्लानिंग बॉडीज़ हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको एक तरह से सिखाने के लिए, उनको एक तरह से कैसे काम करना है वो करने के लिए, और कैसे ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं जब हम लोग बनाएंगे नीति आयोग लाइक बॉडीज, तो इट विल फैसिलिटेट व्हाट, इट विल फैसिलिटेट lateral एंट्री ऑफ एक्सपर्ट्स टू डू हाई क्वालिटी एनालिटिकल वर्क, ओके, टू facilitate lateral entry of expert to do high quality analytical work. ओके, तो ये सब चीज़ राशनल हो गया फॉर क्रिएटिंग व्हाट, राशनल फॉर क्रिएटिंग नीति आयोग बॉडीज एट दी स्टेट लेवल. लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट नीति आयोग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्चुअलाइज द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड एनेबल गुड गवर्नेंस इन इंडिया. वो जो कि वो कर रहा है, हैज़ बीन, ऐसा लिखते हैं भाई, इसका कंक्लूजन अच्छा नहीं है, हम लिखते हैं बाय, कंक्लूड करते हैं बाय मेंशनिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एंड जो नीति आयोग कैन एक्ट as the quintessential मतलब सर्वश्रेष्ठ, ओके, it acts as a सर्वश्रेष्ठ platform, that is a quintessential platform that result in bringing states together as team India, मतलब एक साथ सब स्टेट्स को एक साथ लाएंगे ये. Okay, strong state makes strong nation and it acts as a quintessential मतलब सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म. ओके, सो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन क्या था भाई, क्रिटिकली एनालाइज हाउ नीति आयोग शुड वर्क टू इम्प्रूव अलाइनमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एज अ पार्ट ऑफ टीम इंडिया. ऑल्सो डिस्कस द राशनल फॉर क्रिएटिंग नीति आयोग लाइक बॉडीज इन द स्टेट. ओके, तो हमने ये पूरा आंसर लिखा है भाई. ऑब्जेक्टिव्स बताया इंट्रोडक्शन में, बॉडी में कैसे बताया कि जो नीति आयोग था वो कैसे इंप्रूव करता है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. दूसरा हमने बताया बॉडी के अंदर है कि रैशनल क्या था भाई, क्रिएटिंग नीति आयोग बॉडी लाइक बॉडीज इन स्टेट्स. लास्ट में हम इंपॉर्टेंस ऑफ नीति आयोग को बता के हमने कंक्लूड किया, बिकॉज हमने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होते हैं वही आपस में मिलकर स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं, एंड जो नीति आयोग लाइक बॉडीज जब स्टेट में हम बनाएंगे तो इट एक्ट एज अ क्विंटेंशियल प्लेटफॉर्म, मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे एक टीम इंडिया के साथ, एक टीम इंडिया से अच्छे से काम करके डेवलप होगा नेशन, एंड हम 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे. आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है interest group play a significant role in democracy by negotiating with the political system and the government. ठीक है, हमको बात करनी है अबाउट इंटरेस्ट ग्रुप और उनका सिग्निफिकेंस क्या है डेमोक्रेसी के अंदर. इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप. हमको क्या की बात करनी है भाई, इफेक्टिवनेस की बात करनी है. इफेक्टिवनेस ऑफ व्हाट, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडिया. ऑल्सो एनालाइज वेदर लॉबिंग बाय इंटरेस्ट ग्रुप शुड बी अलाउड एज अ लेजिटिमेट एक्टिविटी इन इंडिया. जो लॉबिंग है जो कि इंटरेस्ट ग्रुप करते हैं, क्या इसको अलो करना चाहिए इंडिया के अंदर, ये हमसे राय पूछा गया है. ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं यार. क्वेश्चन क्या है,
Interest group play a significant role in democracy. It play a what? It play a significant role in democracy by negotiating with the political system and the government. In this context, examine the main question क्या है यहाँ पे हमको examine करना है what? Examine the effectiveness of what? Effectiveness of interest group. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है भाई? गवर्नेंस से ये क्वेश्चन है ना, गवर्नेंस वाले पार्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप जो है सिलेबस में मेंशन है कि नहीं जरा आप समझ के देखना भाई, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है यार ये। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है वहाँ पे क्या इंटरेस्ट ग्रुप मेंशनड है, वेरियस ग्रुप मेंशन है। ठीक है ना, इस ग्रुप्स के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप भी आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। हमको सिलेबस से एक वर्ड भी बाहर नहीं जाना है, और सिलेबस में ये साफ साफ मेंशन है डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, और यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात करें इन इंडिया, ऑल्सो एनालाइज वेदर लॉबिंग बाय इंटरेस्ट ग्रुप शुड बी अलाउड एज एन लेजिटिमेट एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, तो जो अप्रोच होगा इस क्वेश्चन में, अप्रोच क्या होगा भाई? अप्रोच में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय डिफाइनिंग व्हाट आर इंटरेस्ट ग्रुप, है ना, विथ एग्जांपल्स। इंटरेस्ट ग्रुप प्लस एग्जांपल्स देंगे, एंड कैसे ये अफेक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट डिसीजन को, उसके बारे में बताएंगे। एंड हाउ, ये बेसिक है भाई, ये बताएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ना, बॉडी में किसके बारे में बताना है? द रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन डेमोक्रेसी। पहला बात जो बताएंगे वो बताएंगे रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन डेमोक्रेसी। दूसरा, हम एनालाइज करेंगे जो इफेक्टिवनेस है इंटरेस्ट ग्रुप का उसको, क्योंकि हमसे ये भी पूछा है भाई। पहले तो रोल बताएंगे, दूसरा हमने इफेक्टिवनेस बताया, तीसरा लॉबिंग के बारे में बताना है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स। तीसरा हम बात करेंगे कि जो लॉबिंग एक्टिविटी है ये प्रेशर ग्रुप या फिर इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा, इसके दोनों के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में बताएंगे। जो लॉबिंग एक्टिविटीज़ है प्रेशर ग्रुप्स का, उसके बारे में बताएंगे, इसके दोनों बताएंगे भाई, पॉजिटिव से बताएंगे, नेगेटिव से बताएंगे। एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे सूटेबली, मतलब बेसिक पॉइंट्स बता के। ओके, सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई वाटर प्रेशर ग्रुप्स, है ना। पीपल्स कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट इन वेराइटी ऑफ डायरेक्ट वेज डिपेंडिंग देयर डिमांड्स और पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, एंड दे कुड अकम्प्लिश दिस बाय क्रिएटिंग अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन टू एडवांस देयर कॉज और आइडियोलॉजीज। ऐसे लिखते हैं भाई, पीपल जो है वो क्या कर सकते हैं? पीपल कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट in a variety of indirect ways depending on their demand or point of view by creating groups and this referred to as interest groups. Okay, now the role, अगर हम बात करें रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन डेमोक्रेसी, पहला तो इट प्रोटेक्ट्स, है ना, इट मतलब ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये मीटिंग्स करते हैं, है ना, सच एज इंफॉर्मेशन कैंपेन, है ना, मतलब ये डेमोक्रेटिक यूज़, है ना, मतलब ये करते हैं डेमोक्रेटिक मीन्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर their goals and activities, use
democratic means such as information campaigns, organizing meetings, and organizing meetings to win public support for their goals. सो ये इंफॉर्मेशन कैंपेन करते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और क्या करते हैं भाई, और क्या रोल है इंटरेस्ट ग्रुप का, है ना। जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये हायर करते हैं स्किल लॉबिसिस्ट या फिर स्पॉन्सर्स को फॉर कमर्शियल्स, ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हायर स्किल्ड स्पॉन्सर्स, कॉस्टली स्पॉन्सर्स, नहीं ये पढ़ने लिखेंगे भाई, पॉइंट तो मुझे जानना ही है। एंड ऑल्सो मेंबर द प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट may serve as an official body and committee that advise the government. ओके, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, बिकॉज they do not directly engage but they influence the political parties and they influence political parties and ऐसे नहीं लिखते हैं यार, समझ नहीं, ठीक है। so they influence the political parties ऐसे लिखते हैं वाइल, सीधा लिख यार सोनू, एम टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टी इनडायरेक्टली without engaging, और क्या दे एक्ट एज एन आर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं दे एक्ट एज एन आर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, है ना, बिकॉज सर्टेन केसेस में जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ना दे आर क्रिएटेड एंड हेडेड बाय पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, okay, in certain cases pressure group are created or headed by political party लीडर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस हैं उनको हेड कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हेड करते हैं, ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट यूनियंस। ओके, सो ये सब हमारे पास रूल हो गया। रूल ऑफ व्हाट, रूल ऑफ द प्रेशर ग्रुप, रूल ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप। ना अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें, दी effectiveness of इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करें इन इंडिया, क्या उतने तो इफेक्टिव रह पाए हैं ये, है ना। सो इंटरेस्ट ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल थ्रू आउट द पॉलिसी प्रोसेस
from agenda setting to policy implementation. Important role from agenda setting to policy इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जो FICCI है, जो CII है, ये सब चीज़ कहाँ से आए हैं भाई? ये सब चीज़ इंटरेस्ट ग्रुप से ही तो आए हैं। FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये सब चीज़ जो है वो कहाँ से आया भाई? प्रेशर ग्रुप से ही तो आया है। ओके और ये ऑल्सो शेप करते हैं गवर्नमेंट एजेंडाज को। फॉर एग्जांपल जो एंटी करप्शन मूवमेंट है, इट इज शेप्ड एजेंडा फॉर लोकायुक्त बिल। interest group have a large voice in shaping the government's agenda. Example, anti-corruption movement shaped agenda for लोकायुक्ता बिल। मतलब ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट है, इट इज एक तरह से इंटरेस्ट ग्रुप ने तो किया था, जो हेड किसने किया था? अन्ना हजारे ने। सो उससे लोकायुक्त बिल आया। और क्या क्या इफेक्टिवनेस है भाई? जो वुमेन राइट बेस्ड इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, दे हैव नॉट बीन सो एक्टिव एंड फ्यू सक्सेसेस मिला है उनको। यहाँ पे हम बात करें फार्मर्स इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स आर मोस्टली सक्सेसफुल। women's right based interest groups have not been so active and have few successes in their bucket। जो फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, इनको तो सक्सेस मिला है भाई। जैसे कि रिसेंटली जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसने विड्रॉ किया 3 फार्म बिल्स को। फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ farmers are mostly successful। okay एग्जाम्पल के तौर पे जो रिसेंट विड्रॉल था ऑफ 3 फार्म बिल्स। ओके, नाउ जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, आर्ग्यूमेंट व्हाई लॉबिंग शुड बी अलाउड एंड व्हाई नॉट अलाउड।
argument why lobbying should be allowed, not allowed. इसको allowed क्यों करना है भाई? इसको allow करना है because it provides knowledge and expertise. Okay, it give, जो लॉबिस्ट होते हैं लॉबिस्ट गिव valuable policy related knowledge and expertise to government. Not allowed क्यों allowed नहीं करना चाहिए? Because they hamper the public interest. जो लॉबिंग एक्शन होता है इट इज फ्रीक्वेंटली ओबेक, सो दे हैम्पर दी पब्लिक इंटरेस्ट. हैम्पर पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, बिकॉज lobbying action is frequently opaque, है ना. और यहाँ पे दिस आर टूल्स क्यों अलो करना चाहिए? बिकॉज दे आर टूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. देयर आर टूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. एंड ऑल्सो बहुत सारे में देखने को मिलता है कि यहाँ पे करप्शन स्कैंडल्स जो थे वो भी देखने को मिलता है भाई एसोसिएटेड विद देम्स. एग्जाम्पल के तौर पे जो नीरा रेडिया टेप केस हुआ था, और क्या है ना, हमको जो लॉबिंग होता है इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. सो इसके लिए उसको अलाउ करना चाहिए. इट प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. एंड इसको क्यों यहाँ पे नहीं अलाउ करना चाहिए? बिकॉज इट लैक ट्रांसपेरेंसी. ओके, और ऑल्सो जो लॉबिस्ट है इट कैन बी इन्फ्लुएंस ये सब चीज़ें हैं इसकी वजह से इसको अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए. लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी प्रोसेस. दे यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर कॉमन इंटरेस्ट. ओके, एंड लास्ट में बोलेंगे दे हेल्प डेमोक्रेसी टू ग्रो बेटर. दे प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड help to check the power of the majority. Thus, interest groups protect and promote the individual interest and help to check the power of the majority. but at the same time हमको जो challenges हैं that is associated with lobbying should be mitigated as soon as possible. but the challenges of
challenges like lack of transparency need to be addressed. ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा था भाई? इंटरेस्ट ग्रुप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी बाय नेगोशिएटिंग विद द पॉलिटिकल सिस्टम and the government. In this context, examine the effectiveness of interest group in India. Also analyze whether lobbying by interest group should be allowed as a legitimate activity in India. ये पार्ट 3 था भाई, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 से 20।